नमस्कार, प्रणाम सभी को राम राम। शब्द वीणा के केंद्रीय नमस्कार। पेज पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ गया से डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र जी आए हैं वार्ता के लिए। आपका स्वागत है आदरणीय। जी, धन्यवाद। जी। अ, शब्द वीणा के पेज पर हर रविवार रात को 8 बजे हम सत्यम शिवम सुंदरम का अ, आगाज करते हैं, वार्ता करते हैं। इस कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और संगीत से जुड़े हुए लोगों का हम साक्षात्कार लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें साहित्य से जुड़ी हुई, संगीत से जुड़ी हुई और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई कई तरह की वार्ता के साथ हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। और इस आयोजन का, इस पटल का जो भार उठाए हुए हैं वो डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शिनी हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गया में। उनका मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन अ, इस पटल पर रखा। शब्द वीणा के इस पटल पर हम ऐसे और आयोजन करते हैं जो शुक्रवार को भी होता है और शनिवार को भी होता है। रात को 8 बजे से संगीत का कार्यक्रम है और शनिवार को रात को 8 बजे हम त्रिविधा का कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम नवांकुरों को मौका देते हैं इस पटल पर आकर अपना काव्य पाठ करने के लिए। तो ये जितनी भी आयोजन हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सभी में आप सभी का स्वागत है, ताकि आप जी, साहित्य से जुड़े रहें। और आज हम बात करेंगे अ, आदरणीय रामकृष्ण मिश्र जी से, अ, जो कि गया में अध्यापक रहे हैं ना सर, आप रिटायर्ड रिटायर्ड जी, प्रोफेसर। जी, रिटायर्ड प्रोफेसर रहे हैं और उनके साथ हमें बहुत सारी बातें करनी है। उससे पहले माँ सरस्वती का आह्वान कर लेते हैं ताकि वो अपना आशीर्वाद हमारे साथ यहाँ पर बनाए रखें। आदरणीय माँ सरस्वती के लिए आप संस्कृत में अपना कुछ बोलिए, आह्वान कीजिए सर। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। क्या हे बात है। सरस्वती, मेरी बुद्धि में जो जड़ता है, जो अंधता है, उसे आप दूर करें। जी। जी, बहुत-बहुत बहुत सुंदर माँ शारदे की का शाहत माँ शारदे का आह्वान। क्योंकि हम ज़्यादातर हम हिंदी में ही माँ शारदे को आह्वान करते हैं, लेकिन आपने संस्कृत में किया। संस्कृत की एक बहुत सुंदर खूबसूरती है। संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है और आज हमारी जो वार्ता है कि हिंदी के विकास में देवभाषा संस्कृत की जो भूमिका है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ रश्मि प्रियदर्शिनी जी जुड़ गई हैं, उनका स्वागत करती हूँ मैं। और मैं सब सर्वप्रथम आदरणीय जी का थोड़ा-सा परिचय दे देती हूँ, क्योंकि इनका जो परिचय है वो बहुत विशाल है, मतलब उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत विशाल है, क्योंकि इतने वरिष्ठ होने के साथ-साथ उन्होंने जीवन में जितना भी कुछ सीखा होगा, वो कुछ पंक्तियों में समाहित नहीं हो सकता है। मैं फिर भी जो भी औपचारिकता होती है, मैं उसको आज निभा देती हूँ और मैं आदरणीय का थोड़ा-सा परिचय देती हूँ कि इन्होंने एमए डबल एमए किया है, बीएड किया है, साहित्याचार्य हैं और पीएचडी हैं। और इन्होंने हिंदी की जो प्रकाशित इनकी रचनाएँ हैं, वो परिवादिनी, सपने खंडित नहीं होंगे, ये अनुबंधित विश्वास नहीं है, वेणु, रेखांकित लहरों के बीच, जनपद के कोलाहल में, राह अभी बाकी है, चीख रही बांसुरी। अ, क्या मतलब शब्द हैं, चीख रही बांसुरी। अक्षरों के अक्षरों विविध हाँ, विविध वर्ण अक्षरों स्वर, विविध वर्णी स्वर, अक्षरों के विविध स्वर। जी। तपती रेत नदी और वंदनीय राष्ट्र के लिए गीतों की छाया में क्षण भर, सभी काव्य हैं ऊपर वाले और स्मृतियों के वातायन से ये कहानी लिखी है आचार्य सर जी ने।
और शोध ग्रंथ हैं जिसमें इन्होंने पीएचडी की है, मगही काव्य शास्त्र, स्वरूप और विनियोग। और मगही काव्य में भी रचनाएं हैं जिसमें बेलपत्तर, गीत के जुड़ छाह और दक्षिणी चालीसा और संझावाती। सांझ भरल अंगना, अंगना। हो घर के बात, है ना? ये कहानी है। हुँ। तो आपकी जो भाषाएं हो गई हिंदी, मगही और संस्कृत, 3-3 भाषाएं हैं आपकी साहित्य के लिए। और संस्कृत में जो रचनाएं हैं आदरणीय की, शब्द मंदिरे, भावांजलि, अव अवतपर्णम और अव कर्णिकारम। अवतर्पणम् अवतर्पणम् अवतर्पणम्। अवतर्पणम, ओके। अवतर्पणम एवं कर्णिकार। संस्कृत भाषा, चूंकि ये हमारी अबोधता है कि हम संस्कृत इतना नहीं पढ़ पाते हैं, ये हमें अपने ऊपर थोड़ा सा लज्जा महसूस होती है अंदर से। और संपादन कार्य भी इन्होंने किए हैं कि अंतः सलिला, सलिला। संध्या दर्पण, कई विद्यालय पत्रिकाओं में भी इन्होंने संपादन किया है आचार्य जी ने। और कई पत्रिकाओं में इन्होंने अपने का सहयोग किया है, सृजन का सहयोग किया है। आकाशवाणी से काव्य पाठ किया है और कई संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है, क्योंकि सम्मानीय तो हैं आप, क्योंकि इतना अधिक, एक तो कई भाषाओं में आपकी पकड़, ऊपर से भाषाओं का साहित्य बहुत ही वंदनीय है। आपका जो जीवन है, जो आपने अपना साहित्य के लिए, शिक्षा के लिए अपने जीवन को यहाँ पर समर्पित किया है, हम बहुत कुछ आपसे सीखना चाहेंगे आचार्य जी। मैं आपको आचार्य जी कहूँ क्योंकि मेरे मन से हाँ, आचार्य, अपने आप ही आचार्य जी निकल रहा है आपके लिए। कोई बात नहीं, जो कहिए। जी, जी। तो मैं आपसे सर जी, मैं सर्वप्रथम पहले अपने जो अतिथि हमारे जो आए हैं इधर फेसबुक पटल पर जितने हैं, मैं सभी का स्वागत कर देती हूँ कि रवि प्रकाश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शिनी जी, आपका भी स्वागत है। और जितने भी लोग हमें अन्य माध्यमों से सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। कृपया थोड़ा-सा बने रहिए क्योंकि बहुत सुंदर वार्ता होने वाली है। हम बहुत कुछ यहाँ पर सीखेंगे। अ, जी, जहाँ तक हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य की, तो संस्कृत साहित्य में हम अपने पुराने अगर हम कवियों को देखें, जैसे जिसमें कालिदास है, भवभूति है, भास हैं, बाणभट्ट हैं, भारवी हैं, इतने कई तरह के इतने महान साहित्यकार हैं। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने इतनी सुंदर रामायण की जो उन्होंने रचना की, और हमारा जो साहित्य है वो इतने संस्कृत विद्या महापुरुषों से भरा पड़ा है। उनको जितना भी हम पढ़ें और जितना भी हम सीखें, उतना दिन प्रतिदिन नया लगता है। और ये एक थोड़ा-सा विचारणीय बात है कि धीरे-धीरे जो वो संस्कृत का साहित्य है, वो धीरे-धीरे हम कहते हैं कि हमारे उससे दूर होता जा रहा है, क्योंकि हम अन्य चीज़ों में उस चीज़ को समाहित नहीं कर पाते, क्योंकि संस्कृत एक दैवीय भाषा है, जो देवता पहले लोग बोला करते थे। और जो सामान्य जन ने अगर संस्कृत की पढ़ाई नहीं की है, तो वो उसके लेवल से, उसके मानसिक स्तर से बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो जन सामान्य जब तक उसकी पढ़ाई नहीं करता या उसको ज्ञान नहीं लेता, तो वो उन चीज़ों से बहुत दूर हो जाता है, जो अपार संपदा उन ग्रंथों में भरी पड़ी है, हम उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारे इस समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से आचार्य जी हैं, जो इस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं गुरुकुलों के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से। जैसे आचार्य जी ने भी अपने इस जीवन काल में संस्कृत को इतना स्थान दिया, अन्य भाषाओं को भी स्थान दिया। मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। इसी तरह के हमारे जी, साहित्यकार होने के नाते हमारा फर्ज़ बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हम इस क्षेत्र में कम से कम अपनी जो माँ जननी है, सभी भाषाओं की जो जननी है, हम उसको थोड़ा-सा सम्मान तो हम दे ही सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य प्यारचंद कुमार मोहन जी, मुकेश कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शिनी जी और रवि प्रकाश जी, सभी का पुनः स्वागत करती हूँ।
और मैं सर्वप्रथम एक आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप थोड़ा अपने जीवन का थोड़ा-सा पहले अनुभव बताइए, उसके बाद मैं प्रश्न पूछती हूँ सर। जी। किस क्षेत्र में? पूरा शिक्षा के क्षेत्र में, फिर साहित्य के क्षेत्र में। हमारी शिक्षा बहुत कठिनाइयों से चली है, गुज़री है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कुछ करने की, इसलिए मैं लगा रहा। और जहाँ तक साहित्य की बात है, तो साहित्य के क्षेत्र में हम विद्यार्थी जीवन से ही प्रभावित हुए, और जब कॉलेज के विद्यार्थी थे, तो उसी समय हमें साहित्य से जुड़ाव हुआ। हमारे गुरु लोगों ने और जो स्थानीय कवि लोग थे, उनकी कविताएँ सुनते थे, उनके व्याख्यान सुनते थे तो अच्छा लगता था। और फिर धीरे-धीरे हमारे मन में भी कुछ ये बात आई कि कुछ लिखना चाहिए। तो फिर बातें शुरू हुई, लिखना शुरू किया, हिंदी में, मगही में। वैसे संस्कृत में मैंने एमए किया पहले, और पारंपरिक उस समय पढ़ाई होती थी संस्कृत की, प्राचीन जी, पद्धति से, जिसमें मध्यमा, शास्त्री, आचार्य की परीक्षा होती थी। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने आचार्य की परीक्षा पास की। तो संस्कृत का संस्कार चूँकि पारिवारिक भी कुछ इस तरह का था हुँ, कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, हुँ, और मैंने सोचा कि संस्कृति तो संस्कृत में ही है, खासकर बिल्कुल। भारतीय संस्कृति, इसलिए इसे अपनाना ज़रूरी है। किंतु जब सेवा में आए, तो जी, इस संस्कृत का आधार ही छूट गया। अच्छा। वो कहावत है ना कि पढ़े फारसी बेचे तेल, तो उसमें हम लग गए। शिक्षा हुँ, के क्षेत्र में मुझे जो पढ़ाने के लिए विषय मिला, वो संस्कृत हुँ, से अलग था। अच्छा। लेकिन मुक्त होने के बाद, सेवा मुक्त होने के बाद, मुझे लगा हुँ, कि मुझे फिर से अपने आप को रिकॉल करना चाहिए। तो हुँ, अंतर्मन में फिर विचार आया, करीब 5-6 साल वर्ष पहले, तो अच्छा। मैंने पहली संस्कृत की पुस्तक शब्द मंदिरे, तो हुँ, तब से मेरा ये नित्य, एक तरह का नित्य कर्म हो गया कि सुबह में एक श्लोक ज़रूर लिखना है। और किसी न किसी देवता को, जैसे रविवार है, तो रविवार को सूर्य, रविवार के मालिक अधिपति हैं सूर्य, तो सूर्य हुँ, से प्रार्थना करेंगे। इसी तरह सोमवार को शिव की, मंगलवार को हनुमान जी की, ऐसे ही। हुँ, तो प्रतिदिन का यह एक कार्यक्रम बन गया कि जी, एक न एक श्लोक ज़रूर लिखना है। और वही जब संकलित हो गया, तो एक पुस्तकाकार में सामने प्रकट हो गया। क्या बात इसी है! तरह, हाँ, तो शब्द मंदिरे पहले, उसके बाद फिर भावांजलि, फिर अवतर्पणम। अवतर्पणम हुँ, को, वो तो ऐसी पुस्तक रही कि मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा कि भारती भवन ने उसे खरीदा और उसे विदेशों में पुस्तकालयों में रखने के लिए उसने खरीदा और उसको भेजा। अरे बल्कि वाह! प्रकाशक ने मुझको उसका जो होता है, उनका अंश मुझको भेज दिया हमारे ऑनलाइन। जी, तो ये मेरे लिए अच्छा रहा। और उसके बाद निरंतर अब भी लिख रहा हूँ। अभी एक पुस्तक और गई है, स्तवन मंजरी, वो हुँ, उम्मीद है कि इस महीने या अगले महीने में आ जाएगी। क्या बात है! और मतलब उसके साथ हिंदी भी, हिंदी, मगही, सब ये तीनों भाषाओं की रचनाएँ मेरी साथ-साथ चलती हैं। जी, जी। एक भाषा के साथ मतलब 3-3 भाषाएँ को साथ में लेकर चलना, इतनी पकड़ होना
और दूसरी बात साहित्य में उसको उतारना, क्योंकि हम कोई भी भाषा अगर दूसरी सीखते हैं तो हम केवल भाषाई तौर पर बात करने के तौर पर उसको सीखते हैं। लेकिन साहित्य के तौर पर अगर आपने उसको अपनाया है और उसको लिखा है, तो आपका ज्ञान सच में बहुत अधिक है। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य में जो लिखा जाए वो सामने हमारी दृष्टि में जो आए उसी हाँ। से संबंधित लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हुँ, हम केवल कल्पना करते हैं। देखिए, साहित्य एक ऐसा विषय है कि जिसमें झूठ की 100% गुंजाइश है। बिल्कुल। कल्पना जब हम कहते हैं, यही कारण है कि संस्कृत में, जहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती है पारंपरिक ढंग से, वहाँ एकादशी के दिन अवकाश रहता है। तो अच्छा, एक बार मैंने पूछा था एक गुरुजी से कि एकादशी को क्यों साहित्य नहीं पढ़ाते? अच्छा। कहा, देखो, एकादशी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मिथ्या से हुँ, परहेज करना चाहिए, इसलिए उसमें साहित्य में चूंकि अब कोई एकदम बदसूरत भी है जिसका सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं है, और उसके लिए भी प्रशंसा में अगर कुछ कहा जा रहा है तो उसको बहुत कुछ कहा जा रहा है, तो वास्तविकता तो नहीं रहती। इसलिए तो थोड़ा ये दोष है साहित्य में। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जहाँ प्रकृति से हमारा संबंध है वहाँ तो हम हुँ, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जब हम समाज में देते हैं, समाज का कोई विषय उठाते हैं, तो उसको कल्पना से नहीं लेना चाहिए, उसको एकदम हुँ, यथावत रखना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार नागर जी, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे जी, उपन्यासकार हैं, जिन्होंने मानस के हंस आदि, खंजन नयन आदि, कई सारे उपन्यास हैं। तो वो शरद हुँ, चंद्र के पास गए थे। तो अच्छा, शरद बाबू ने उनसे कहा कि देखो नागर, तुम अच्छे लिखते हो, लेकिन मेरा विचार ये है कि तुमको जो दिखे सामने वही लिखो। हुँ, जी, यथार्थता। तो जी, तो मेरा भी मानना ऐसे ही है कि जो समाज में हो रहा है, हाँ, भले हम उसको अपने शब्द से सजाएं, वो अलग बात है, बिल्कुल, लेकिन हुँ, उसका यथा तथ्य। अब जैसे मेरी जो एक कहानी वाली पुस्तक है, चाहे जी, मगही, एक मगही में है हुँ, गांव घर के बाद, या हुँ, फिर अम, एक स्मृतियों के वातायन से, वातायन, जी, ये स्मृतियों के इन दोनों में जो घटनाएं हैं, जो पात्र हैं, वे सभी सही हैं। अच्छा, उसमें कोई कल्पना नहीं है, बस केवल शब्दों से सजाया गया है और कुछ नहीं। जी, जी, तो सही, मेरी यही धारणा है। जी। अ, एक प्रश्न मेरा संस्कृत की जो उपयोगिता है, जैसे कि जो वैदिक मंत्र होते हैं, जब हम मंत्रों को बोलते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति और हमारी जो मतलब जो हमारी एकाग्रता है उसमें बहुत सुधार होता है जब हम मंत्रों को सही तरीके से उच्चारित करते हैं तो। और हम्म, लेकिन आजकल जब हम इस संस्कृत भाषा का जो सामाजिक तौर पर विद्यालयों में जब हम इस चीज को पतन देखते हैं कि विद्यालयों में इवन हिंदी भी अगर आप बोल रहे हैं तो उस पर भी शुल्क लगता है। तो माँ जो संस्कृत है हमारी, उसकी जो स्थिति है वो कितनी मतलब दयनीय, हमने खुद ही अपनी माता को अपनी इस धरती पर दयनीय स्थिति में कर दिया है, क्योंकि हिंदी भी आज विद्यालयों में जब आप बच्चा बोलता है तो उस पर शुल्क लगा दिया जाता है कि आप अंग्रेजी बोलिए। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, मतलब किस तरह से समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं? ये उचित नहीं है। असल में इसमें बच्चों का दोष नहीं है, दोष तो हम्म, अभिभावक का है कि हम्म, बच्चा, अभिभावक अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, जी ये तो है। आईएएस बनाना चाहता है, कोई हम्म, स्वच्छ निर्मल हृदय का नागरिक नहीं बनाना चाहता है। हम्म, ये कठिनाई है। आज हम्म, आप किसी से भी पूछिए, बच्चे से ही पूछिए तुम क्या बनोगे,
तो फट से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस हुँ, ऑफिसर यही सब कहेगा। ये नहीं यही कहेगा सब। कि मैं एक सुयोग्य नागरिक बनना चाहता हूँ। और हुँ, शिक्षा क्या है? शिक्षा किसी नौकरी के लिए नहीं है। बिल्कुल। शिक्षा सही। वो तो एक माध्यम है, आप उससे हुँ, नौकरी कीजिए या अपना जीवन बनाइए। जी, सही कहा। और सबसे जहाँ तक हुँ, उच्चारण की बात आप कर रहे हैं, तो भाषा में बहुत विवाद है। भाषा के उच्चारण में जी, बहुत तरह का विवाद है। अब एक-एक मैं केवल 1-2 उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे जी, ऋ स्वर है व्याकरण का, हुँ, ई, उ, ऋ, ऋ एक स्वर है। तो इस ऋ को कई ढंग से लोग बोलते हैं। जी, एक तो जैसे ऋषि, ऋषि। मैंने कहा ऋषि, यहाँ ऋ हुँ, आया, लेकिन विंध्य पर्वतमाला से दक्षिण यानी गुजरात या पूरा दक्षिण भारत आप देख लीजिए, तमिलनाडु या केरला या और तेलुगु, जो हुँ, आंध्र प्रदेश वगैरह है, उसमें री नहीं कहा जाता, वहाँ रू कहा जाता है। ऋ, ऋषि ऋषि, ऐसे। ऋषि, हुँ, हुँ, इस तरह। आप हुँ, आपने सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, जी, माननीय मोदी जी को कहते हुए सुने कि हुँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हाँ, कृषि। कृषि प्रधान देश नहीं। तो हुँ, ये इसका जो लौकिक भाषाएं, जो स्थानीय भाषाएं होती है ना, उसका हुँ, प्रभाव पड़ता है। आपने जी, संस्कृत का श्लोक सुना होगा, ब्रह्मा हुँ, मुरारी। हुँ, ब्रह्मा मुरारी, ब्रह्मा में वो भ साउंड है ही नहीं। आप जब उसको देखेंगे लिखित रूप में, तो उसमें हाँ, भ अक्षर ही नहीं है कहीं। हुँ, ब, र, ह, म। ब्रह्म लेकिन लोग ब्रह्म ब्रह्मा कहते हैं, जो कितना गलत हुँ, है। पढ़े लिखे लोग, खास करके संगीत संगीत से जो रुचि रखते हैं, जी, खासकर गायकों को हमने सुना है, ब्रह्मा और हुँ, कई लोगों को मैंने कहा भी क्यों गा रहे हैं ऐसा? तो शब्द है ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्म, ब्रह्मा मुरारी, ब्रह्म शब्द है, ऐसा बोलिए। लेकिन वो आदत हो गई है, क्या कहें, ऐसी चढ़ता नहीं, आदत हो गई है। तो ये सही बात। दुर्भाग्य है। असल में संस्कृत का जो प्रादुर्भाव हुआ लिखित रूप में, जी, उसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हुँ, पहले तो लोग सुनते थे। हाँ, इसलिए इसका नाम था श्रुति। श्रुति, उस समय जो अ, जिसको हम वैदिक ऋचाएं कहते हैं, आप कह रहे थे वैदिक ऋचाओं की बात है, मंत्र, हुँ, तो वो श्रुति थी। श्रुति का मतलब सुनकर। सुनकर, वहाँ केवल सुनना है, गुरुजी बोल रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उनका उनकी नकल करनी है। उन्होंने हुँ, जो सुना और सुनकर याद करना, स्मरण कर लिया है। लेकिन हुँ, बाद में स्मृति आई। श्रुति के बाद स्मृति। स्मृति का मतलब कि जो हमने सुना है, उसको हुँ, हमने जो उसको स्मरण किया है, फिर हुँ, लेखन कला का जब विकास हुआ तो उसको लिखा गया। वैदिक ऋचाएं, और फिर उसके अनुसार पौराणिक कथाएं आ गई, पुराण आ गए, घटनाएं उसमें हुँ, आ गई, उसमें पात्र आ गए। तो इस तरह धीरे धीरे विकास होता चला गया। लेकिन भाषा के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई विद्वान भाषा नहीं बनाता है, हुँ, या कोई व्याकरणिक या वैयाकरण भाषा नहीं बनाता है। भाषा आम जनता बनाती है। हुँ, भाषा का काम आम जनता करती है। और हमने ये देखा है, महसूस किया है कि जब भी किसी साहित्य के रूप में भाषा का आगमन हुआ, यानी साहित्य में भाषा समाहित हुँ, हो गई, तो जनता वहां से अलग हो जाती है, फिर वो दूसरी भाषा करने लगती है। मैं उदाहरण हुँ, दे रहा हूँ, पहले कभी वैदिक भाषा थी, वैदिक संस्कृत। लेकिन आपने अभी वाल्मीकि का नाम लिया, जी, रामायण पहली हुँ, बार लौकिक संस्कृत में उनकी पुस्तक आई, वाल्मीकि रामायणम।
रामायण। क्यों लौकिक क्यों? क्योंकि उस समय, जिस समय वाल्मीकि थे, उसमें हुँ, लोग जिस संस्कृत का प्रयोग करते थे वो वैदिक से भिन्न था, वो वैदिक जी। भाषा से भिन्न था। हुँ, हुँ, इसलिए वो लौकिक संस्कृत हुई। और हुँ, फिर आगे चल करके ईसा के 1-2 शताब्दी के पहले से ही उसमें और फिर विकृति आई या उसका विकास, कहिए विकास हुआ, क्योंकि हुँ, संस्कृत में श्लोक लिखे जाने लगे, पुस्तक लिखे जाने लगे, काव्य लिखा जाने लगा, गद्य आया, तो जनता फिर उससे अलग हट गई और हुँ, उसने फिर नई भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया, प्रयोग शुरू कर दिया, हुँ, बना लिया अपने से। आप देखेंगे कि काली आपने कई लोगों का नाम लिया, कालिदास का, भवभूति का, इसका नाम लिया, तो जी। कालिदास के नाटकों में आप देखेंगे कि जो हुँ, स्त्री पात्र हैं हुँ, या जो निम्न पात्र हैं, उनकी भाषा संस्कृत नहीं है, अच्छा। वो प्राकृत है। जैसे हुँ, अगर पुरुष पात्र राजा को आर्यपुत्र कहता है, हुँ, तो स्त्री पात्र हैं तो अय्य उत्त, बदल गई अय्युत। भाषा, वो हम हुँ, प्राकृत हो गया। तो हुँ, संस्कृत से प्राकृत निकल गए और फिर मध्यकाल में जाकर के ये प्राकृत भी गौण हो गया, क्योंकि प्राकृत में भी साहित्य लिखे जाने लगे, प्राकृत प्रकाश उसका जी। व्याकरण बन गया। हुँ, जैन साहित्य में प्राकृत प्राकृत भाषा में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, पाली जैन भाषा में, साहित्य से संबंधित। हाँ, प्राकृत में, पाली प्राकृत। तो और फिर मध्यकाल में आप देखेंगे कि वो भाषा भी अलग हो गई, प्राकृत भी। हुँ, हालांकि प्राकृत का की उपस्थिति 1350 तक है। हुँ, बिहार में एक विद्यापति हुए हैं, आप जानती होंगी, विद्यापति। विद्यापति का नाम आपने सुना होगा। तो विद्यापति की 2 पुस्तकें, हुँ, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, हुँ, अपभ्रंश में, अपभ्रंश में। हाँ, अपभ्रंश में। तो हुँ, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी में जो पुस्तक काव्य की आई है, जैसे चंद्रवरदाई आदि ने जो लिखा है, वीर गाथा काल जिसको कहते हैं, वीर गाथा, वीर गाथा काल पृथ्वीराज रासो, हाँ, पृथ्वीराज रासो, विशाल देव रासो, इसलिए रासो कविताएं हैं। वो मध्य आई अपभ्रंश में। अपभ्रंश में। ये बात अलग है कि हिंदी का विकास उसी अपभ्रंश से हुआ, वो सीधे सीधे दोनों में संबंध लगता है। विद्यापति ने 1350 के बाद छोड़ दिया, अपभ्रंश को भी छोड़ दिया, फिर सीधे मैथिली पर आ गए। हुँ, अब आपका जो विषय है, मैं उसके संबंध में कहना चाहता हूँ जी। कि हिंदी के विकास में हुँ, संस्कृत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी। जी। हुँ, आज के संदर्भ में भी, क्यों, आप देखिए कि संस्कृत का साहित्य पक्ष, अगर हम हुँ, साहित्य पक्ष देखेंगे तो हुँ, स्वतंत्रता की के लिए जो आंदोलन हुए, उस हुँ, समय से लेकर हुँ, और आज तक हुँ, वहीं से हम प्रेरित होते रहे हैं। आप दिनकर को लें, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, ये सारी जो हुँ, काव्य कथाएं गढ़ी गई हैं, वो हुँ, महाभारत से ली गई हैं। और महाभारत का मूल क्या है? संस्कृत, संस्कृत। वहां से उठी है। फिर अगर भावनात्मक दृष्टि से हम देखें तो संस्कृत में जितनी भी मर्यादाएं या उसके जो उपदेश हैं, वो सभी धीरे धीरे छन कर, सामान्य एक गीता का अगर आप उदाहरण लें, हुँ, गीता में जो श्लोक हैं उनका अनुवाद करके हिंदी में कितनी अच्छी तरह, वो वाशांश एक श्लोक है, हुँ, वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि हुँ, गृह्णाति नरोपराणि। तो हुँ, अब उसका अनुवाद देखिए, नीरज, गोपाल दास नीरज कितने जी। अच्छे कवि, गीतकार रहे हैं। उन्होंने लिखा है,
कुछ भी खोता नहीं यहाँ पर, केवल हुँ, जिल्द बदलती होती। और कितना सही बात, सरल कर दिया। कहाँ से बिल्कुल। लिया? गीता से। संस गीता से लिया। तो इसलिए ये एक पक्ष है, ये साहित्य का पक्ष है, क्योंकि साहित्य बिना संस्कृत के, आज का हुँ, जो साहित्य है वो बिना कहीं न किसी के रूप में, चाहे आप अज्ञेय को लीजिए, जी। दुरुपयोगवादी कवियों को लीजिए, उसका हुँ, स्रोत वही है। वो वहीं अपने से हुँ, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कि ये हमारी चीज है, वो कर सकते हुँ, हैं। अज्ञेय की एक बहुत छोटी सी कविता है, सांप। साँप। तुम हुँ, तो नगरों में रहना सीखा नहीं, ये विष कहाँ पाया। और ये हुँ, संस्कृत का श्लोक है, उसी का अनुवाद उन्होंने इस रूप में किया। हुँ, तो अब जरा भाषा की ओर देखेंगे। जी। मैंने तो अभी जैसा कहा कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से भ्रंश, अपभ्रंश से फिर और लोक भाषाएं, लोक भाषाएँ, चाहे, बिल्कुल। हाँ, लोक धीरे-धीरे भाषाएं, चाहे मैथिली हो, मगही हो, खड़ी बोली हो, भोजपुरी जी, हो, जो भी अवहट्ट हो, राजस्थानी हो, मेरा मेवाड़ी हो, मेरा मेवाती हो, डोगरी हो, ये सारी भाषा। जी। अब इनमें इतना तारतम्य है कि हुँ, आप उड़ीसा में या बंगाल का की बात करेंगे तो सभी भाषाएं आपस में मिली-जुली हैं। एक बिल्कुल सामान्य सही। शब्द है नून, नमक हुँ, के लिए नून शब्द का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल। हम लोग बिहार में मगही में भी नून होता है, उड़िया में हुँ, भी नून होता है और बंगला में भी नून होता है, हाँ, लवण के लवण के लिए, बिल्कुल। लवण के लिए प्रयोग हुँ, होता है। अब हम चूँकि भाषा से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं किसी भी शब्द को विकृत नहीं मानता हूँ, क्यों शब्द हाँ, विकृत नहीं होते, विकसित होते हैं। जैसे मान विकसित लीजिए हुए। हस्ती शब्द है, हुँ, हस्ती शब्द से हाथी बना, तो हाथी जी, विकृत नहीं हुआ, वो उससे हाँ, उसका विकास हुआ, जी, वो विकसित हुआ। विकसित हुआ। हाँ, तो संस्कृत भाषा भी धीरे-धीरे विकसित हुई है, मतलब अलग-अलग भाषाओं में, बोलियों में विकसित हाँ, हुई है। वो उसकी आत्मा, संस्कृत की जो आत्मा है, वो जी, तमाम भाषाओं में फैली हुई है। हाँ, ये तो है। जैसे, हाँ, वो ईश्वर की तरह, जैसे परमात्मा का अंश अंश सभी सभी जीवों में होता है, बिल्कुल, वैसे क्या ही सभी भाषाओं में उसका अंत होता है। क्यों? ये जैसे बहुत अच्छी बात अगर की पूरे आपने। विश्व स्तर पर आप देखिए, विश्व स्तर हुँ, पर देखिए तो मात्र 12 भाषा परिवार हैं। जो भाषाओं जी, का भी एक परिवार होता है। हाँ, बिल्कुल, 12 परिवार जो भाषा के परिवार है, भारत में जो भाषा परिवार है, उसको भारोपीय भाषा कहते हैं। बिल्कुल। हुँ, भारतीय भाषा में भारतीय भाषा। भारत में आकर के वो आर्य भाषा, उसका एक नाम दिया गया, आकरण हुँ, आर्य भाषा, हुँ, भारतीय आर्य भाषा परिवार। हुँ, इससे जो विकसित अन्य भाषाएं हुई हैं, हुँ, अलग हुई नहीं, विकसित अन्य भाषाएं, उसमें आप देखिए कि कुछ न कुछ संस्कृत के बिल्कुल, शब्द आते हैं उसमें शब्द। शब्द रहते हैं। बिल्कुल, साधारण सी बात है, जैसे पढ़ना, लिखना, हाँ, दौड़ना, हंसना, हुँ, गाना, इसका मूल जो है, जिसको हम कहते हैं मूल धातु, ये संस्कृत से मूल धातु, संस्कृत में शब्द दिया गया मूल धातु। और उसका मूल पठ धातु सभी शब्दों में विद्यमान रहता है। हुँ, एक एक मूल धातु लें, पढ़, तो पढ़ हुँ, का पढ़ता है, पढ़ते हैं, हुँ, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ोगे, पढ़ेंगे, ये पढ़ सब में है। हाँ, संस्कृत का मूल शब्द है जो पठ है ना, पठ से हाँ, धीरे-धीरे पढ़-पढ़ करके निकल रहा है। जी, हाँ, तो सब में, तो ये जो मूल धातु है, जो सब में रहेगा, इसी तरह संस्कृत का हम समझते हैं कि संस्कृत, लोग कहते हैं कि संस्कृत मृत भाषा है। नहीं, हाँ, संस्कृत तो बिल्कुल जागृत भाषा है। और जागृत अभी हाँ, संस्कृत क्योंकि में बहुत उसका सारे पूरा काम हुए। अंश प्रवाहित हो रहा है उसमें ना, तो जागृत ही है, बिल्कुल। अभी नए, वो कहते हैं ना कि नया बोतल है, लेकिन हाँ, उसमें शराब पुरान। तो इस तरह आप देखिए, मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ। जी, जी। संस्कृत में नए शब्द निर्माण की कला केवल संस्कृत में है। हुँ,
और इसमें जो कारक हैं इसके, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, उपसर्ग प्रत्यय दोनों, इसके हुँ, माध्यम से हम नए शब्द बनाते हैं। हुँ, मुझे याद है कि पटना में जब दिनकर जी थे, पटना में एक आयोजन हुआ था हिंदी साहित्य सम्मेलन में, तो दिनकर जी से किसी ने पूछा कि हुँ, आप तो हिंदी प्रगति समिति में हैं और हुँ, हिंदी का सरलीकरण हो रहा है, तो ऐसे हुँ, में इतनी जटिलता क्यों हो रही है? हिंदी सरल बिल्कुल, तो नहीं, जटिल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए उसके साथ दिक्कत ये है कि जो शब्द प्रचलित हैं किसी राज्य विशेष में, जी, किसी स्थान विशेष में, तो जी, उसको अगर हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो किसी हुँ, दूसरे प्रांत में वो अश्लील हो जाता है। तो हाँ, हमारे साथ समस्या ये है कि हम इस अच्छा, शब्द को मानक नहीं मान सकते। इसके लिए हमें संस्कृत की ओर जाना पड़ता है, ये हुँ, उनका कहना है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे केला शब्द है, केला, हुँ, तो केला शब्द का प्रयोग बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। हाँ, अब यही अगर उड़ीसा में कोई केला शब्द का प्रयोग करेगा, तो वहाँ इसे हाँ, अश्लील माना जाता है, तो झंझट अच्छा, है। तब लाचारी है हमारी संस्कृत की ओर जाने के लिए। तो संस्कृत में जब हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे शब्द हैं, रंभा फल है, कदली हाँ, है, तो कदली हुँ, तो सब जगह शब्द है, कदली में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी कदली को कदड़ी कहते हैं लोग। ल हुँ, का उच्चारण ओ वहाँ ड़ के रूप में होता है, जी, कदड़ी, कदड़ी फड़क। हुँ, तो ये विशेषता है, ध्रुवता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी उर्दू शब्द को लें और उससे जी, कई शब्द बनाएं, मान लीजिए एक चिट्ठी शब्द है, जी, तो चिट्ठी से केवल चिट्ठी लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते, चिट्ठियां बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर पत्र, जो पत्र, संस्कृत का शब्द है, पत्र, हुँ, तो पत्र से अनेक शब्द बनेंगे, पत्र, पत्राचार, पत्राचार, पत्रांक, पत्रांक, राजपत्र, हुँ, राजपत्रित, अराजपत्रित, सब बनाते चल जाइए। तो बिल्कुल, ये कला हमें संस्कृत के बिना नहीं हो सकती, ये संस्कृत को के पास हमें जाना ही पड़ेगा। एक दो शब्द और हम आपको बता रहे हैं कि जी, जैसे मिट्टी शब्द है, हाँ, मिट्टी, सॉइल, जी, तो मिट्टी के लिए अगर हम मिट्टी मानक मान लेते हैं तो हुँ, दिक्कत होगी, क्योंकि मिट्टी, एक तो खेतों में जो मिट्टी होती है सो, और बिल्कुल, दूसरी मिट्टी शरीर, जो मृत शरीर होता है उसको भी लोग मिट्टी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, अब यहाँ झंझट है कि कौन सी मिट्टी, कौन-सी मिट्टी? इसलिए अब जो शब्द निर्माण कर रहे हैं, जो मानक बना रहे हैं, वो हुँ, मृदा शब्द का प्रयोग करते हैं। मृदा, हुँ, मृदा, इसमें कोई हुँ, झंझट नहीं है। मृदा कहने का मतलब ही है कि वो खेत वाली मिट्टी, हाँ, मृदा का प्रसंस्करण हुए चाहिए, मृदा का परीक्षण होना चाहिए। हर किसान को सलाह दी जाती है कि वो अपने खेतों की मृदा का परीक्षण करवाएं। तो जी, मृदा जी, शब्द का प्रयोग, इसी अच्छा, तरह अपरदन शब्द है, नदियां चलती हैं तो किनारे को अपर्दन, काटती हाँ, चलती मतलब हैं, काट के रगड़ती चलती हैं, है, हाँ, डेनुडेशन इसको कहते हैं, तो रगड़ती बिल्कुल, हैं। अब उसके लिए अपरदन शब्द आया। अपर्दन, तो ये सब, इसलिए संस्कृत से छुटकारा नहीं है। लोग कहते हैं, भले कहें कि मृत, संस्कृत मृत भाषा है, मृत नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल, वो तो आज तक जीवंत है। वो तो और हमारी हिंदी में तो इस तरह रच पच गई है कि हुँ, उससे हमारी भाषा श्लिष्ट बनती है, कोमल बनती है और आकर्षक बनती जी, जी। मेरा एक इसी इसी बात पर मेरा एक प्रश्न है आचार्य जी है। कि जी, जब हम लेखन करते हैं, तो हाँ, एक एक रचनाकार होता है, वो चाहता है कि वो जन सामान्य की भाषा में रचना को प्रस्तुत करे, ताकि जो हाँ, उसका कविता का जो भाव है, वो जन सामान्य आसानी से समझ ले। और एक हाँ, जो रचनाकार है, वो भाषा की भाषा को थोड़ा-सा क्लिष्ट करके और उसकी
उसकी मतलब वैज्ञानिकता को और उसकी सुंदरता को बनाने के लिए वो प्राकृत भाषा के शब्दों को संस्कृतनिष्ठ शब्दों को प्रयोग करता है। तो अगर फिर यहाँ विवाद होता है उन्हीं रचनाकारों में कि भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए, कविता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जन सामान्य को समझ में नहीं आए। लेकिन एक जब रचनाकार जब अध्ययन करके उस चीज को भाषा को निकालता है और जब साहित्य में डालता है, तो यहाँ विवाद नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपको क्या लगता है किस तरह से लेखन करना चाहिए रचनाकार? देखिए, साहित्यकार भी एक कलाकार होता है जी, वो तो और है। जब साहित्य की रचना करता है तो उसके हुँ, सामने समस्या ये होती है कि हम हुँ, किस परिस्थिति में, किस परिवेश में कर रहे हैं, किस वातावरण में कर रहे हैं और किन लोगों के लिए कर रहे हैं, ये हुँ, उसके सामने रहता है। आप जी, देखिए, प्रेमचंद की कहानियाँ आप लीजिए और हुँ, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ लीजिए, या हुँ, फिर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुनर्नवा या बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सुन चुकी तक पुस्तकें हैं, हुँ, उसको लीजिए तो कितना बड़ा अंतर होता है। ललित हुँ, निबंध विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय जैसे ललित निबंध लिखते हैं, तो हुँ, सबकी भाषा अलग है। कहानी हुँ, की भाषा अलग है, हुँ, कविता की भाषा अलग है, और जो लेख होते हैं, लेख में भी कई तरह के, चाहे ललित निबंध हो या फिर शोध प्रबंध, हुँ, शोधात्मक जिसको गवेषणात्मक निबंध कहते हैं, तो हुँ, इसकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए उस तरह के शब्दों को का चयन करना पड़ता है। हुँ, ऐसा नहीं है कि वो सरल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी वो लाचारी होती है। अच्छा, हाँ, कविता में तो और दिक्कत है, इसलिए क्योंकि वहां पंक्तियां बैठानी पड़ती हैं। अगर मात्रिक हैं, वो बिल्कुल। छंदोबद्ध रचना कर रहे हैं, तो उनके साथ तो बहुत कठिनाई है। हुँ, ऐसे ही शब्दों को रखना पड़ेगा कि जो बोधगम्य भी हो, उनके भाव भी अच्छी तरह व्यक्त कर रहे हों, हुँ, और फिर मात्रा से इधर-उधर नहीं, वो बिल्कुल अनुशासित हों। हुँ। तो इसे तो रचनाकार की मतलब कहते हैं ना कि श्रेष्ठता कही जाए कि जो इतने अच्छे शब्दों को छंद में डाल के संस्कृत में हाँ, शब्दों को हाँ, डाल हाँ, के बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं कि साहित्यकार वो एक साहित्यिक कला है, जो कि हाँ, कलाकार भी है। क्योंकि अब जैसे देखिए, प्रेमचंद के जो नाटक हैं या प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं, कहानियाँ उसमें हैं। कई तरह के पात्र हैं। जो शहरी हाँ, पात्र हैं, उनकी भाषा बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती और है। जो ग्रामीण पात्र हैं, उनकी भाषा कुछ और होती है। बिल्कुल, तो सही अब बात। अब ये सवाल उठ सकता है कि मानक क्या है? कौन-सी हाँ, भाषा को मानक माने? हुँ, ये प्रश्न उठता है। हाँ, तो मेरा उत्तर यही होगा कि जो लेखों की भाषा है, हुँ, जो गवेषणात्मक लेख हैं, उन उसकी जो भाषा है हिंदी की, वो हुँ, हिंदी की मानक भाषा हो। उसमें प्रयोज अगर कोई शब्द इधर-उधर से स्थानीय आ भी गए हैं, तो सब प्रयोजन है। वो प्रयोजन। बिना प्रयोजन के नहीं है, प्रयोजन के साथ हों। हुँ, खासकर ललित निबंध में ऐसा होता है। हुँ, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक लेख है, नाखून जी, क्यों बढ़ते हैं? अच्छा। ये शीर्षक है। तो हुँ, और उन्होंने शुरू कैसे किया कि उनके एक घर के बालक ने पूछ दिया उनसे, दादाजी अच्छा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब हाँ, वो घबराए कि बच्चे को कैसे बताएं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और हाँ, तब उन्होंने लेख लिखा, और उस लेख में इतनी विद्वत्तापूर्ण बातें कही हैं कि नाखून क्यों हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून हाँ, हमारी पशुता का, हमारे भीतर जो पशुत्व है, पशुता हुँ, का ये प्रतीक है, इसीलिए हम इसे काटते हैं। अब सही इतनी बात। छोटी, मैं इतनी अच्छी बात, और उस हुँ, लेख में उन्होंने प्रकट किया है। ऐसा होता है। जी, मैं फिर यही कहूंगा कि संस्कृत की भूमिका, आप जो आपका जो विषय है, तो संस्कृत, हिंदी के विकास में संस्कृत की भूमिका
महनीय है और उसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। क्योंकि जो भाषा राज्य के तौर पर जिलों में बोली के बनकर निकलती है, लेकिन उसका जो सार है ना वो वही संस्कृत भाषा ही है। चूँकि हाँ, समय-समय पर बोली भाषा बदलती रहती हैं, लेकिन हाँ, कहते हैं ना, जो मूल तत्व जो है जो वो संस्कृत के ही हैं, चाहे वो विदेशी भाषाएँ हों, हाँ। फारसी भाषा हो, लैटिन भाषा हो, अ, और भी अभी 2 तो भाषाएँ हैं। जी, तो अभी उनका तो जो हिंदी हाँ, जो सार अभी है तो वो विश्व स्तर पर हिंदी की महनीयता इससे समझी जा सकती है कि इसमें इतनी क्षमता है कि विश्व के हाँ, किसी भी भाषा को का उसमें अनुवाद बिल्कुल। जी, प्रस्तुत कर सकता है और उसके माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि कोई अफ्रीका की कोई भाषा हो और उसका हाँ, जब हिंदी में अनुवाद होता है तो वो कहानी सब तरह। अब विशेषता ये है, जो समस्या भारत की है, भारत के आम लोगों की जो समस्या है, वो साहित्य में कहानियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से हिंदी में आती है और वही दूसरी भाषाओं में आती। हुँ, द्रविड़ भाषा के जो के जो साहित्य हैं, चाहे तेलुगु साहित्य हो कि मलयालम साहित्य हो कि हुँ, कन्नड़ साहित्य हो कि हुँ, तमिल साहित्य हो, उन उन साहित्य में भी, उन साहित्यिक रचनाओं में भी वही समस्याएं हैं जो हमारी हिंदी हिंदी पट्टी की समस्याएं, हुँ, उससे अलग नहीं है। वही भूख, वही निवसन, वही शोषण, सारा कुछ वही है। हुँ, केवल भाषा बदलती है। जी। अ, लेकिन अगर हम दक्षिण भारत में चले जाते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन जी, भाषाओं ने संस्कृत की जो उसका आधार है उसको काफ़ी हद तक पकड़ के रखा है। लेकिन जो हिंदी है, हमारी जो हिंदी है, इसमें कई तरह की भाषाओं के जैसे उर्दू है, फ़ारसी है, इस तरह कई सारी भाषाओं का समावेश है हिंदी में। लेकिन जो हाँ, मलयालम, तेलुगु, तमिल जो भाषाएँ हैं, वो संस्कृत से बहुत अधिक उसमें जुड़ी हुई हैं। उनका मतलब प्रभावित बहुत जी, प्रभावित हैं। उसमें हाँ, कुछ संस्कृत, प्रभावित असल में वो देखिए, वो जो चारों द्रविड़ भाषाएं हैं ना, जी, वो जी। बहुत पुरानी भाषाएं हैं। हाँ, पुरानी भाषाएँ बहुत। वो एक तरह से हम मुझे कहना चाहिए कि संस्कृत की पैरेलल है, वो समानांतर भाषाएं। वही मैं बोलना चाह रही थी कि उनका जो जी, उन्होंने अपनी संस्कृति, उन्होंने अपने साहित्य को पकड़ के रखा है, जैसा मतलब अब साहित्य ही पकड़ के नहीं, रखा है उसको, प्रभाव को। उन्होंने अपनी साहित्य, केवल साहित्य ही नहीं, आध्यात्म और आध्यात्मिक साहित्य, साथ ही मंदिरों को भी इतना सुरक्षित रखा है जी, कि बिल्कुल। हम लोगों की तरफ नहीं, जिस उत्तर बिहार है कि उत्तर प्रदेश है, इस समय क्या हुआ है कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ हुँ, या कुछ और दुश्मन हुए, तो मंदिर के बगल में तोड़कर मस्जिद बना लिया। ये ऐसा कुछ दक्षिण भारत में नहीं हुआ। अगर हाँ, मंदिरों को देखना हो तो दक्षिण भारत चलिए, सही बात वहां है। बिल्कुल वैसी एक, क्या वही गोपुरम है, कोई मंदिर है, बिल्कुल, कहीं तो खरोंच तक नहीं लगा, इसको मजाल नहीं कोई मस्जिद बना ले। तो उन लोगों ने अपने आप को बहुत सुरक्षित रखा है, अपने सही बात। साहित्य को भी, अपनी संस्कृति को भी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। हम अगर उनकी संस्कृति को अगर हम देखें, मतलब उनकी जो दिनचर्या को भी अगर हम देखें, तो हमको लगता है कि उन्होंने अपनी दिनचर्या को, बिल्कुल, अपनी जी, संस्कृति को जी, जी, बहुत अच्छे से जी। सँजो कर रखा है। जब अभी वो तो महिलाएँ जो हैं जी, 2-3 महीने पहले हम लोग दक्षिण भारत से घूम कर आए, तमिलनाडु में। हम चेन्नई में रहे 2-3 दिन और तो घूम घाम कर आए, तो हमको बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल हम बहुत बहुत प्रभावित हुए उनकी भाषा से भी। ये हाँ, बात अलग है कि उनकी भाषा हमारी समझ से कोसों दूर है। जी, जी। मैं हालांकि वे लोग गया में आते हैं, और गया में आते हैं तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी वो सब तमिल तेलुगु जानते हैं और बड़ी प्रेम से उनको डील कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अ
यही बात है कि मतलब जैसे ही सुबह होती है ना, तो घर की स्त्रियाँ स्नान करके बाहर चौक पूरती हैं, जो मतलब हाँ, 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 हमारे बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। अपना वो कभी बर्गर पूरा बनाना। जाता है। हाँ, हमारा हाँ, त्योहार पे हम लोग पूरते हैं, लेकिन उनकी दैनिक क्रिया है ये कि वो मतलब चौक पूरेंगी, और उनका मतलब जो श्रृंगार होगा वो फूलों का गजरा लगाती हैं, और हर एक घर में, घर के सामने माता जी, तुलसी की जी, स्थापना जी, जो जी, उनके यहाँ होती है, वो जी, बहुत पवित्र है सच हाँ, में। बहुत सुंदर। अ, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें जानकर। जी, हमारे साथ में एक बार अपने जो जुड़े हुए दर्शक हैं, मैं उनका बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ कि वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और वार्ता को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि हिंदी हुँ, के विकास में संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल निसंदेह वो तो कहते हैं जी, ना कि माँ अगर वो है ना प्रभावशाली है और गुण युक्त है, तो उसके बच्चे उसी तरह से निकलते हैं। तो माँ ये हमारी जो माँ संस्कृत का भाषा है। प्रतिरूप बेटियों में, बेटों में और उसके पूरे वंश में दिखाई पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हमारे साथ सुनील कुमार उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और रवि प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शिनी जी हैं, और डॉक्टर संतोष संप्रीति जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं, और आर के निगम जी सब- हैं। बहुत सारे सबको लोग मेरा हमारे साथ जुड़े प्रणाम। हुए हैं। जी। प्यार सबको चंद मेरा जी हैं। प्रणाम और सबको धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, और बहुत धन्यवाद है, आप जुड़े रहिए और थोड़ा-सा शेयर करते रहिए, क्योंकि ये जो वार्ता है वो हमारी माँ संस्कृत की विद्वत की मतलब की परचम को किस तरह से पूरी अभी तक वो जीवित है हर भाषाओं के अंश में। तो ये जो वार्ता है ये सच में बहुत ही अ, अनुकरणीय है, और हमें सबको सुनना चाहिए, हम सबको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आचार्य जी, मैं उस चाहती हूँ कि आप अगर आपका कुछ अगर लेखन हो तो आप हमें थोड़ा-सा सुना दीजिए। भूख के घरौंदों उग रहे बबूल, किन जी। सपनों को छोड़ें क्या करें कबूल। हुँ, अखुआए वह सारे रेत से हुए, घर आंगन अपने कुरुखेत से हुए। हुँ। भूल रहा हूँ, स्मरण नहीं हो पा रहा है। असल में आजकल कुछ बहुत चीजें स्मृति में नहीं रहती हैं। मुट्ठियों में बंद किसकी सुबह किसकी शाम, कब हुँ, निबंधित हुआ पाखी समय किसके नाम। ये सिर्फ जी, कुछ पंक्तियां हैं। जी, जी, आप और सुनाएँगे सर कुछ? और थोड़ा-सा कुछ सुना दीजिए, क्योंकि आपने इस स्तर पर जो भी जितना लिखा होगा, मेरे ख्याल से बहुत कुछ लिखा होगा। कुछ सामाजिक क्षेत्र को समझाती हुई कुछ नैतिकता की कुछ बात हो तो? और कुछ पंक्तियां हैं। राहें बुनती कांटे, मौसम भी मौसम भी लुटेरा है, हुँ, संबंधों की आंखें शीशे सी चमकती हैं, हुँ, परछाई के घर में खुद कैद बसेरा है, हुँ, नीलम की पाँखों में सूरज सिमटा सहमा, घाटी के दरख्तों को हुँ। कोई बदनाम बसेरा है। ऐसे इसकी पंक्तियां। क्या बात है! अच्छा, एक रश्मि जी का एक प्रश्न आ रहा है कि जी, केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत शिक्षक के रूप में आपका जो अनुभव है, वो एक बार बता दीजिए। वो उन्होंने मैं पहले भी केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत शिक्षक में नहीं था, वहाँ हिंदी पढ़ाता था। आपको मैंने अच्छा, पहले ही कहा कि वो पढ़े फारसी बेचे तेल का हो गया हिसाब किताब। संस्कृत में मैं पढ़ा था, संस्कृत भी था, मेरा हिंदी भी था, लेकिन मैं हिंदी शिक्षक था।
अच्छा, अच्छा, हिंदी अच्छा। पीजीटी हिंदी पीजीटी से मैं मुक्त हुआ अच्छा, और गया के अलावा कई जगहों में बाहर भी रहा। उड़ीसा से मैंने आरंभ किया। उड़ीसा में बालासोर एक जगह है, वहाँ मैं केंद्रीय विद्यालय में था। वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो जमालपुर आए। हाँ, जमालपुर में कुछ दिनों के लिए मैं संस्कृत पढ़ाया था। क्योंकि संस्कृत अच्छा, टीचर वहाँ नहीं थे, तो मुझको प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, और अच्छा। फिर गया आ गए। गया से फिर रामगढ़ ट्रांसफ़र हुआ। रामगढ़ से हुँ, फिर गया आए, फिर बोकारो चले गए। बोकारो से जब मुक्त हुए वहाँ से यहाँ आए और गया में जी, आकर 2004 में मुक्त हुए। जी, जी, बिल्कुल। मैं संस्कृत शिक्षक नहीं रहा। अच्छा। संस्कृत शिक्षक नहीं रहे हैं, लेकिन संस्कृत के साहित्य में उन्होंने काफ़ी कुछ योगदान दिया है और रुचि है। रुचि है क्योंकि जी। हाँ, और मगही में भी उन्होंने काफ़ी सारा साहित्य लिखा है और बहुत कुछ बहुत कुछ जानना है आदरणीय आपसे, लेकिन कहते हैं कि समय की थोड़ी-सी सीमा हमारे पास रहेगी, लेकिन हाँ, फिर भी मैं समय एक तो था, मुट्ठियों में बंद किसकी सुबह किसकी शाम, कब निबंधित हुआ पाखी समय। समय तो पाखी है, वो किसी को निबंधित नहीं कर सकते हम। जी, मैं बस एक प्रश्न और पूछना चाह रही थी कि आज हाँ, की हाँ, जो बोलिए। आज का जो समाज है, जैसे कि हम संस्कृत भाषा को अगर हम देखें, वैसे उसका तत्व सभी भाषाओं में है, निसंदेह तत्व सभी भाषाओं में है। लेकिन जब हम हाँ, संस्कृत भाषा को जब हम देखते हैं, तो एक वैदिक संस्कृति के रूप में, एक कर्मकांड के रूप में अब तक हम उसको सीमित करके रख देते हैं। और जहाँ तक शिक्षा पद्धति की बात है, जो गुरुकुल पद्धति थी जो हमारी, वो अ, अभी थोड़ा विकसित हुई है, लेकिन बीच में काफ़ी सारी मतलब बहुत नुकसान हुआ है हमारी शिक्षा पद्धति का। तो देखिए आपके जी, वो जो कर्मकांड की बात जो है, जैसे हाँ, रोजगार परक शिक्षा होती है ना, हाँ, रोजगार परक शिक्षा, वो हाँ, रोजगार परक शिक्षा है। कर्मकांड या वेद या ज्योतिष, ये सभी जी, जो विषय हैं संस्कृत के, वो रोजगार परक हैं। साहित्य व्याकरण ये अलग हैं। हुँ, तो जिनको रोजगार करना है वो इस रूप में आ सकते हैं, और जो दूसरे अब जैसे कंपटीशन वगैरह में, प्रतियोगिता वगैरह में, तो उनको साहित्य व्याकरण आदि से काम चल जाएगा, ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए पहले ये सब नौकरी के प्रति लोग जाते नहीं थे ना, नौकरी नहीं चाहते थे। नौकरी हुँ, तो लोग कहते थे कि नौकरी ना करी, हुँ, नौकरी को अच्छा नहीं समझते थे, वो बिल्कुल सही बात स्वतंत्र है। रहना चाहते थे। हाँ, हाँ, लेकिन वो जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, समस्याएं अनेक तरह की आती गई, वैसे वैसे हुँ, मनुष्य अपने आप को उस ढंग में ढालना शुरू कर दिया। ये बात है। सही बात है। और जहाँ तक गुरुकुल वगैरह की बात है, तो गुरुकुल की शिक्षा, अगर सही शिक्षा दी जाए तो अच्छा है, वो मनुष्य बनाता है। हाँ, बिल्कुल, हर बिल्कुल। विद्यालय में, विद्यालय भी कई तरह के हैं ना, मिशनरी हाँ, के स्कूल बिल्कुल। हैं, हुँ, जहाँ केवल अंग्रेजी ही पढ़ाई होती है। अंग्रेजी की छोड़कर किसी और दूसरी भाषा में अगर कोई बोलता है बच्चा, तो उसको पनिश किया जाता है। हाँ, तो ये अच्छी बात तो नहीं है, भारत देश में ये अच्छी बात तो नहीं है। इसको यही मैं हमारी हुँ, दृष्टि से भाषा सीखना कोई बुरा नहीं, गलत नहीं है। अंग्रेजी हुँ, सीखें, जर्मनी सीखें, लैटिन सीखें, जापानी सीखें। अभी फिलहाल हम यहाँ जो एक बिपार्ड है, बिहार लोक सेवा और ग्रामीण विकास संस्थान, वहाँ जो अच्छा। डीपीएससी यूपीएससी के लोग कंप्लीट करते हैं, वो हुँ, पोस्टिंग हुँ, होती है, उससे पहले यहाँ आते हैं ट्रेनिंग में। तो उन लोगों को हम लोग जाते हैं पढ़ाने, तो हिंदी पढ़ाते हैं। वो जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, हुँ, यानी प्रशासनिक हिंदी। हुँ, प्रशासनिक हिंदी उन लोगों को पढ़ाते हैं। तो जी, प्रशासनिक हिंदी में पत्राचार वगैरह होता है, लेकिन हुँ, उसके साथ साथ व्याकरण पढ़ाना पड़ता है। हुँ, क्योंकि अब प्रशासनिक पत्राचार क्या है, वो एक ढांचा है, एक फॉर्मेट है, हाँ,
जो आपने बना फॉर्मेट। दिया कि वो, हाँ, लेकिन उसके नीचे जो जो प्रारूप तैयार करते हैं, जो मेन बॉडी होती है, उसमें कहाँ-कहाँ गलती होती है, क्रिया के साथ कर्ता का संबंध है कि नहीं, कर्म के साथ संबंध है कि नहीं। अब ये नहीं कि विज्ञप्ति निकाला जाएगा, ये तो गलत हो गया। तो हुँ, ये सब उन लोगों को बताना। तो हम देखते हैं कि जो मिशन से लोग आए हैं पढ़ करके, हुँ, जिनका बेस अंग्रेजी स्कूल है, तो उन हुँ, लोगों की हिंदी बहुत वो रहती है, अच्छी नहीं रहती है। नहीं रहती है, हाँ, सही बात है। कंप्लीट कर गए क्योंकि वो अंग्रेजी में लिखे होंगे, लेकिन यहाँ हिंदी पढ़ना है तो सब काम हिंदी में करना है, तो लिखना तो हिंदी में पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ये कोई क्लर्क लिखेंगे, प्रारूप तैयार हुँ, करेंगे, ऑफिसर का काम नहीं है, लेकिन साइन तो आपका करना है, हुँ, आप हस्ताक्षर करेंगे ना। तो जो भी बिल्कुल, गलती होगी उसका उसके भागीदारी तो आप ही होंगे, सही बात है। जवाबदेह आप होंगे। हुँ, हुँ, तो यही है कि भाषा की जो वैज्ञानिकता है, उसकी उसकी हाँ। समझ तो होनी चाहिए। हुँ। क्योंकि चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी, हाँ, अंग्रेजी, कोई भी भाषा हो, उसकी जो वैज्ञानिकता है, उसको हमें समझना चाहिए क्योंकि हम साधारण तौर पर हम बात कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जब प्रशासनिक तौर पर जब हम उस चीज़ में जाते हैं, तो हाँ। उसका पूरा ज्ञान हमें ज़रूरी होना चाहिए। और जहाँ देखिए तक भाषा, आपने अभी बताया। जी। हाँ, भाषा और उच्चारण में भी अंतर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग गलत भी बोल सकते हैं, लोकल भाषा जो स्थानीय भाषा है उसको मिलाकर बोलते हैं, तो वो हाँ, भाषा के जो 3 स्वरूप हैं, एक एक स्वरूप है उसका संपर्क। हुँ, संपर्क की जो भाषा है, वो अलग है, साहित्य की भाषा अलग है, संपर्क अलग है, भाषा में व्याकरण का कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान नहीं है, ये तो है। हुँ, जैसे कि और हाँ, जैसे लोग राज्य लोकल। स्तर पर भी थोड़ी-सी दिक्कत होती है। अब जैसे मान लीजिए कि दक्षिण भारत में भ साउंड जी, नहीं है, भ ध्वनि नहीं है। तो हाँ, हम लोग कहते हैं अभी, कभी, तभी, लेकिन वो लोग कहें अभी, कभी, तभी, वो हाँ, भ को व के रूप में, वो बहुत अभ्यासी अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है या ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी का अभ्यास किया है, वो शुद्ध बोल सकते हैं। इसी तरह आप देखिए पंजाब में, वहाँ संयुक्त वर्ण नहीं है, संयुक्त वर्ण नहीं है है, ही नहीं, संयुक्त वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री, मंत्री, वरदान। हाँ, स्कूल को सकूल बोलते हैं, वो मतलब सकूल, जो भी है सकूल। तो नाम। हाँ, तो ये अंतर तो है और रहेगा, ये केवल भारत की बात नहीं है। ये तो आप विश्व के किसी भी देश में चले जाएँगे, चाहे अंग्रेजी हो या कोई भाषा हो, वहाँ ये सब मिलेगा। सही बात है। और एक तरीके से जब भाषा जब अलग-अलग क्षेत्रों में जाती है, तो वो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है क्योंकि वहाँ के हाँ, जो क्षेत्रीय जो शब्द होते हैं, उनकी एक अपनी अलग सुंदरता है। जी, आपने एक बात भी एक बार बोली थी कि जिसका एक शब्द का अर्थ दूसरी जगह पर गलत हो जाता है, तो उसमें भी हमें हाँ, एक थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ती है सृजन के समय पर। हाँ, ये भी जी, एक बहुत ज़रूरी बात है। बहुत सारी बातें आपसे हमने सीखी हैं आदरणीय आज। बहुत अच्छा लग रहा है। अरुण कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं, विजय लक्ष्मी जी जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत करती हूँ। आप थोड़ा-सा लेट हो गए हैं इस पर चर्चा को सुनने में क्योंकि इसमें बहुत सारी हमने बातों को समझा है, सीखा है। भाषा के जो यात्रा है उसको हमने यहाँ पर आचार्य जी से उनका स्वज्ञान लिया है। और मैं जैसे कि इधर गुजरात में भी मैं 8-9 साल रही हूँ और गोवा के क्षेत्र में भी मैं 8-9 साल रही हूँ। तो जी, वहाँ पर जो भाषा के जो शब्द हैं, जो जो हम लोग प्रयोग करते हैं हिंदी में, वहाँ पर उनके अर्थ अलग बदल जाते थे, तो हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, शब्द हाँ, क्या होता अर्थ है? अलग हाँ। हो गया। हुँ, अ, जैसे कि अब जैसे बिहार के असम भी। में अगर जाएँगे, असम में अगर आप हाँ, कहेंगे कच्चा आम, तो उनको बोलने में दिक्कत होगी। वो कच्चा आम नहीं कहेंगे कस्सा, कस्सा क्योंकि आम, हाँ, क्या ध्वनि का अभाव है वहाँ। च की जगह हाँ, पर स बोलते हैं,
कच्चा की जगह पर कस्सा, कस्सा आम। हाँ, तो ये तो मेरे ख्याल ये से जहाँ लेकिन लिखा नहीं जाएगा। असुविधा यही है, उन्हें जो बोलते हैं हिंदी में तो हम लोग जो बोलते हैं वही लिखते हैं, लेकिन बोलने में जो भी वो बोले, लेकिन लिखा वही जाएगा। कच्चा चाचा मिलता, कस्सा नहीं लिखा जाएगा। ये एक हाँ, बिल्कुल। सुविधा है लेकिन हिंदी में। अब मान हाँ, लीजिए वहाँ जैसे पर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ऋषि, लेकिन ऋषि बोलते जरूर है, लेकिन ऋषि लिखा नहीं जाएगा, लिखा हाँ, ऋषि जाएगा नहीं लिखा, ऋषि। बिल्कुल। मैं हम लोग जब गुजरात में जब मैं रहती थी तो वहाँ पर जो भाषा हिंदी की भी भाषा लिखी जाती थी, तो कई जगह पर जहाँ पर बड़ी मात्रा आएगी ई की, वहाँ पर छोटी ई हाँ, की मात्रा, जहाँ पर हाँ, छोटे ऊ की मात्रा आनी चाहिए थी, वहाँ बड़े ऊ की मात्रा, इस तरह से भी भाषा जो वहाँ की जो हिंदी थी वो थोड़ी-सी अलग थी। हम लोग हाँ, एक चौराहे पर खड़े हुए थे, चौराहे पर हम लोग जाते थे मार्केट जब हम जाते थे, बाज़ार जाते थे सामान खरीदने के लिए, तो एक चौक था, सुभाष सुभाष चंद्र बोस करके एक चौक था। तो अब सुभाष हाँ, चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी और उसके नीचे जो नाम लिखा हुआ था उस पर लिख रहा था सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र हाँ, बोस, बोस लिखा हुआ था। तो मैं बार-बार उसको उनको अपने हस्बैंड को टोकती थी कि देखो इन्होंने कितना गलत लिख रखा है, कितना गलत ले रखा है, ये बोझ नहीं होना चाहिए, यहाँ बोस होना चाहिए। फिर हम लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों से उस बारे में शिकायत करी कि आप यहाँ पर ये बोझ का अर्थ बहुत गलत हो रहा है, ये सुभाष चंद्र जैसे कि बोझ है हमारे देश के लिए, ऐसा नहीं है, आप इसको सही करवाइए। फिर थोड़े दिनों बाद देखा तो वो सुभाष चंद्र बोस हो गया, वो चौक का नाम सुभाष चंद्र बोस हुआ। हाँ, हाँ, तो वो होता है, सही होता फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का कि भाषा एक जगह पर दूसरा अर्थ ले लेती है। फिर भी बहुत अच्छा बहुत अच्छी परिचर्चा रही आचार्य जी आपके साथ, और बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ पुनः कि क्योंकि इस तरह की वार्ता जो भाषा के रूप में हमने आज संस्कृत उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है हमारी सोच पर भी, क्योंकि अभी तक हम लोग ये सोचते हैं कि संस्कृत भाषा को एक दरकिनार कर दिया है, लेकिन अभी आज जो बात हुई है उसमें समझा है कि जैसे परमात्मा का हम सभी अंश हैं, हम सभी अंश हैं, ऐसे ही संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द हैं या जितना भी उसका सार है, वो सभी भाषाओं में उतना ही समाहित है। जैसे एक पिता की बहुत सारी संतानें भी हों, तो उसका अंश हर एक संतान में होता है, उसी संस्कृत है। उसी तरह से संस्कृत हमारी मातृभाषा है, उसका कभी पतन नहीं हो सकता, वो हमेशा इसका अद्वितीय एक रहेगी। एक एक प्रमाण आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे अच्छा, मान लीजिए कि कोई पिता है, तो उसकी चाल कैसी है, वो कैसे चलता है। जी, अब जी। उसके बेटे को देख के तो उसकी बिल्कुल। चाल उसमें मिलेगी, हुँ, बेटा भी उसी तरह चलेगा। हाँ, ये तो बहुत आप सूक्ष्म से ये इस तरह एक परंपरा चलती है, हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। भाषा के साथ भी वही है। हाँ, सही बात है। हाँ, तो बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, देव भाषा है संस्कृत, जी, और जहाँ तक हम अगर उसको सम्मान देना चाहें या और कुछ देना उसको एक अपने संस्कार में अगर हम संस्कृत भाषा को लाना चाहें, तो सभी से निवेदन है कि वो कम से कम अपने घर में अपने बच्चों को अ, कुछ मंत्र, कुछ चीज़ें ज़रूर सिखाएँ, ताकि उनके अंदर ये संस्कार जो संस्कृत भाषा के अंदर छिपे हुए हैं, वो उनके अंदर ज़रूर जरूर जाएँगे। जरूर। बिल्कुल। और चूँकि बात नैतिकता की भी होनी चाहिए, आजकल जो नैतिकता का जो अभाव हो चुका है, वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि हम आधुनिकता में बहुत सारी चीज़ों को भूल गए हैं। लेकिन जब हम मूल से जुड़े रहते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को अपनी पीढ़ी में भी देखते हैं, अपने संस्कारों में देखते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी नव पीढ़ी में नए तरह के संस्कार मत डालिए, जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा को लेकर, नैतिकता को लेकर, सभ्यता को लेकर, संस्कृति को लेकर, साहित्य को लेकर जितना आप अपना ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं, उसको आप प्रसारित कीजिए। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। जी, और अ, कार्यक्रम के अंत में मैं आदरणीय जी से कहना चाहती हूँ कि आप कुछ कहना चाहेंगे?
आजकल अखबारों में आप देखेंगे कि जी, पी लिखने में बहुत लोगों को असुविधा होती है। जहाँ हाँ। छोटी की मात्रा देनी चाहिए वहाँ बड़ी होती है, और जहाँ बड़ी की मात्रा होती है छोटी ही हो जाती है। जी, जी, तो बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल बड़ा सही। सरल उपाय है कि जी, अगर आपको लगे कि ये दैट यानी योजक का प्रयोग हम कर रहे हैं, हाँ। अंग्रेजी में दैट के सेंस में है, तो वहाँ हुँ, छोटी की मात्रा होगी। उसने कहा कि, उसने हाँ, कहा कि, कि और जहाँ ऑफ लगे, ये ऑफ है, संबंध हुँ, कारक है, उसकी गाय। जब हम उसकी राय। धीरे बोलते हैं तो ह्रस्व हाँ, होता है, और जो जोर देकर बोलते हैं तो दीर्घ होता है। तो इसकी, इसकी, हुँ, जिसकी, लेकिन छोटी क्यों की योजक है, तब की, हुँ, अब की, इसलिए की, यहाँ हुँ, छोटी की मात्रा होगी। तो जी, इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो गलती नहीं हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हम और हिंदी जो देवनागरी लिपि है, वो आपने अभी कहा कि बहुत वैज्ञानिक है, तो उसी वैज्ञानिकता देखिए, हम लोग बच्चों को सिखा नहीं पाते या हम खुद नहीं सीख पाते कैसे बोलना चाहिए। क, ख, ग, ख। अब आप देखिए कि पहले हम अल्प प्राण का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फिर महाप्राण का प्रयोग करते हैं। ये विधि हुँ, है। वर्ग हाँ, का हर पहला और तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, और हाँ, दूसरा चौथा महाप्राण होता है। महाप्राण होता है। तो, ये सारी चीजें बच्चों को सिखानी चाहिए, और इसका प्रयोग इस तरह करना चाहिए। हुँ, तो बहुत कुछ सीखा है आदरणीय आपने, हमने आपसे, और हम ये उम्मीद करेंगे कि हम आपको पुनः एक बार और आमंत्रित करें, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं, हम उन्हें दोबारा से और जानना चाहेंगे उसके आगे। डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शिनी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने वरिष्ठ और इतने कहते हैं ना कि परिपक्व साहित्यकार और भाषाविद से आज हमारी मुलाकात कराई, और जिस जिस किसी ने भी ये सब चीज़ें इस आज वार्ता को सुना होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर गए जाएँगे वो। और इसी तरह से बहुत सारे जो साहित्य जगत के विद्वान जन हैं, सामाजिक क्षेत्र के और संगीत क्षेत्र के जितने भी महान विभूतियाँ हैं, वो हम सभी उनको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, और आप हमारे साथ इसी तरह से हर रविवार 8 से 9 इस सत्यम शिवम सुंदरम के इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम में आना चाहें, तो आप अपना नंबर इस कार्यक्रम में आप डाल सकते हैं। आप बात कर सकते हैं आदरणीय रश्मि प्रियदर्शिनी जी से, या फिर मेरे मैसेंजर पर आप नंबर डालकर आप बता सकते हैं। हम आपको ज़रूर आमंत्रित करेंगे, और बहुत अच्छा लगा आदरणीय आपसे आपसे बात कर। जी, मैं बहुत अभी धन्यवाद। वार्ता को विराम देना चाहती बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हम पुनः मिलेंगे सत्यम शिवम सुंदरम के इस अनूठे वार्ता कार्यक्रम में, बहुत कुछ सीखने के लिए। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम।